हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट 4 करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो है प्रायोरिटी सेक्टर में एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन और हाउसिंग लोन के लिए कौन कौन से कंडीशंस होती हैं, या किस किस लोन को हम या किस अमाउंट तक के लोन को हम एजुकेशन लोन में प्रायोरिटी सेक्टर में ले सकते हैं, कितने अमाउंट तक का लोन हाउसिंग लोन में प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। तो ये सारी बातें हमें पढ़नी है। तो सब 3 टॉपिक हैं फ्रेंड्स यहाँ पर: एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन एंड हाउसिंग लोन। ओके, तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होता है। इसमें प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट दोनों क्रेडिट इंक्लूड होते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्री शिपमेंट क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद में अब एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट्स आर नॉट अप्लीकेबल टू आरआरबीज। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं वो उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट का टारगेट जो है अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए होते हैं। और एक्सपोर्ट क्रेडिट ज़्यादातर विदेशों से ट्रांजेक्शन जो होती है ना, जो फॉरेन बैंक होंगे उनको ये एक्सपोर्ट क्रेडिट का टारगेट बल्कि ज़्यादा रहता है। ओके, एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर आर अलाउड टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। जो एक्सपोर्ट क्रेडिट किया जा रहा है, मान लीजिए आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो आपके एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा। अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है तो एमएसएमई के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन एग्रीकल्चर या एमएसएमई है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई विल बी अलाउड टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर एज बिलो। तो उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर तब कहेंगे जब पहली कंडीशन है डोमेस्टिक बैंक है या विदेशी बैंक है जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 20+ ब्रांचेज। डोमेस्टिक बैंक एंड फॉरेन बैंक में 20+ ब्रांचेज हैं। तो उसके केस में क्या होता है, इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर प्रीसीडिंग ईयर अप टू 2% ऑफ ANBC आर CEOBE व्हिच एवर इज हायर। तो ये होता है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में। ध्यान रखेंगे कि इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है 2% तक, ANBC या CEOBE जो भी हायर हो उसका 2% तक हम जो है इंक्रीमेंटल जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है प्रीसीडिंग ईयर से, उसे फ्रेंड्स हम प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लेते हैं। ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई डोमेस्टिक बैंक है, ठीक है, तो उसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट में कितना पार्ट जो है प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 2% ऑफ ANBC और COBE जो भी हायर हो, लेकिन 2% क्या है, ये 2% है आपका इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट में लिया जाता है। ओके, तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। अब उसके बाद में मैक्सिमम लोन अप टू 40 करोड़ पर बारोवर इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर। ध्यान रखिएगा कि कोई इंडिविजुअल अगर लोन लेना चाहता है, कोई बारोवर लोन लेना चाहता है, तो 40 करोड़ रुपए तक का जो लोन होता है मैक्सिमम, वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। किस काम के लिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए। किसके लिए होता है फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, यानी कि कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है उसके लिए। अब अगर मान लीजिए जो फॉरेन बैंक होते हैं उनकी जिनकी 20 से कम ब्रांचेज होती हैं, तो उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट विल बी अलाउड अप टू 32% ऑफ ANBC और COBE व्हिच एवर इज हायर। याद करिए, मैंने आपको प्रायोरिटी सेक्टर जब फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेज बताया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेज होती हैं उनको सिर्फ एक टारगेट मिला होता है, वो है ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर का 40% का टारगेट। फिर उसमें 32% वो जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन 8% उनको अदर के लिए यूज करना पड़ता है। अदर मतलब चाहे एग्रीकल्चर के लिए, चाहे हाउसिंग के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए यूज करें। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है 32% तक हो सकता है ANBC और COBE जो भी हायर हो। किसके लिए, फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेज। उसके बाद में अगला आता है फ्रेंड्स, एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए, किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप एजुकेशनल पर्पज के लिए लोन देते हैं, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए हो या इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज, जो ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, उनके लिए भी अगर आप लोन देते हैं तो 20 लाख रुपए तक का लोन, एजुकेशन लोन, 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल होता है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने 30 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है? एजुकेशन लोन लिया है 30 लाख का, तो यह क्या प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है? तो ध्यान रखेंगे कि इस 30 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए तो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है, शेष 10 लाख रुपए जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एजुकेशन लोन अमाउंट। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप कोई कस्टमर आपके पास आएगा तो आप उसको बोलोगे आप 20 लाख रुपए तक का ही एजुकेशन लोन लीजिए क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। ऐसा नहीं करना होता है। लोन वो 1 करोड़ रुपए का ले ले, कोई इशू नहीं है, उसमें से 20 लाख रुपए आपको प्रायोरिटी सेक्टर में मान लेना है, जो 80 लाख रुपए बचे वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गई ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लोन करंटली क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर विल कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लोन जो है करंटली प्रायोरिटी सेक्टर में आ रहा है
तो जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक वो प्रायोरिटी सेक्टर में चलता रहेगा। कंडीशन मतलब कहने का गाइडलाइन बदलने से ये नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी गाइडलाइन 20 लाख रुपए की है, कल को गाइडलाइन 5 लाख रुपए की हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आप बाद में कह दोगे कि अब 5 ही लाख रुपए तक प्रायोरिटी सेक्टर, तो आपने 20 लाख का लोन लिया था तो अब ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, जिस कंडीशन के साथ में प्रायोरिटी सेक्टर में कहलाया है वो मैच्योरिटी तक उसी पार्ट में ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो ध्यान रखेंगे एजुकेशन लोन 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन फ्रेंड्स जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। पहले ये 10 लाख था, अभी चेंज होकर के ये 20 लाख रुपए हो गया है। एजुकेशन लोन कितने भी अमाउंट का दिया सकता है, कोई कंडीशन नहीं होती है उसके लिए, बस उसमें से 20 लाख रुपए प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट मान लिया जाता है। और कोई लोन अगर पहले से ही प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाइड है तो वो मैच्योरिटी तक प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई क्लियरिटी हमें। तो हमने देखा एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्री शिपमेंट क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दोनों आते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट का जो टारगेट होता है वो आरआरबीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड करेंगे तो एग्रीकल्चर के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होगा। अगर एमएसएमई से रिलेटेड एक्सपोर्ट क्रेडिट किया जाएगा, यानी एक्सपोर्ट कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए लोन लेना, एक्सपोर्ट क्रेडिट कहलाता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपको एक्सपोर्ट करनी है, मान लीजिए आपको गन्ना या फिर जो है चीनी जो है आपको एक्सपोर्ट करनी है कहीं, है ना, दूसरे देश में, तो उसके लिए जो आप लोन लेते हैं उसे एक्सपोर्ट क्रेडिट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अगर आपने लोन लिया हुआ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो एक्सपोर्ट करने, भले ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लिया आपने एक्सपोर्ट क्रेडिट है लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो एग्रीकल्चर के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होगा। अगर आपने एमएसएमई से रिलेटेड लिया हुआ है तो वो एमएसएमई के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होगा। अगर इन दोनों के अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है तभी आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा जब, पहली बात, अगर डोमेस्टिक और फॉरेन बैंक है, और फॉरेन बैंक वो भी जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो उनके लिए क्या है, एएनबीसी या सीईओबीई का 2% है ना, अप टू 2% जो है एएनबीसी या सीईओबी का, अप टू 2%, एएनबीसी या सीईओबी में जो भी हायर हो उसको जो है हम 2% लेते हैं। इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर प्रीसीडिंग ईयर को प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल मैक्सिमम 40 करोड़ रुपए तक का लोन लेता है, कितने तक का, ध्यान रखेंगे, पिछली बार अगर शायद मैंने 40 लाख बोला है तो सॉरी है, 40 करोड़ रुपए तक का जो लोन अगर कोई बारोअर लेता है तो पर बारोअर 40 करोड़ रुपए तक का लोन जो है आपका वो पार्ट होता है किसका, एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। ध्यान रखेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा सकता है वो ये होगा कि कोई इंडिविजुअल बारोअर एक्सपोर्ट क्रेडिट में मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का लोन ले सकता है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट हो, तो आंसर शुड बी 40 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचेज हैं फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है। फॉरेन बैंक जिनको 20 से कम ब्रांचेज होते हैं उनको सिर्फ ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर का 40% का टारगेट पूरा करना होता है। कोई सब टारगेट एग्रीकल्चर के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, इनके लिए कोई अलग से जो है टारगेट नहीं होते हैं। और जो उनका ओवरऑल 40% का टारगेट होता है उसमें ये कहा जाता है कि आपको 32% जो टारगेट है, टारगेट मतलब जो 40% का है उसमें 32% जो है आप यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, शेष 8% को आपको अदर काम के लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद हमने बात की एजुकेशन लोन के बारे में, तो 20 लाख रुपए तक का जो लोन है फ्रेंड्स वो आपका एजुकेशन लोन अगर 20 लाख रुपए तक का है तो वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। उसके बाद में क्या एजुकेशन लोन पर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, तो कोई रिस्ट्रिक्शन एजुकेशन लोन पर नहीं होती है। अगर कोई कस्टमर 50 लाख रुपए का लोन लेगा तो आप उसको दे दीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रायोरिटी सेक्टर का कैलकुलेशन करेंगे तो 20 लाख रुपए प्रायोरिटी सेक्टर में मानेंगे, शेष 30 लाख रुपए आप नहीं मान सकते हैं कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है। बस इतना ही कंडीशन होती है, लोन कितने भी अमाउंट का दिया जा सकता है। अब उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स जो है तीसरा जो टॉपिक था हमारा हाउसिंग लोन के बारे में बात करेंगे। तो कौन कितने अमाउंट तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है उसके बारे में बात करेंगे। बैंक लोन टू हाउसिंग सेक्टर एज पर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड वो आर एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो हाउसिंग लोन जो है अगर बैंक ने हाउसिंग लोन दे रखा है तो कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लोन लिया गया है, ध्यान दीजिए, कोई घर खरीदना चाहता है या बनवाना चाहता है उसके लिए अगर मेट्रो एरिया में 35 लाख रुपए तक का जो लोन होता है हाउसिंग लोन, ध्यान दीजिए, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और 35 लाख रुपए तक का लोन लेता है मेट्रो एरिया में तो उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट मानेंगे। लेकिन उस घर की जो मैक्सिमम कीमत होनी चाहिए वो 45 लाख रुपए होनी चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अगर मेट्रो एरिया नहीं अदर एरिया है तो मैक्सिमम लोन 25 लाख रुपए तक का जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है और घर की जो अधिकतम कीमत होनी चाहिए उसमें 30 लाख रुपए की होनी चाहिए। ओके, अब मेट्रो एरिया किसे कहेंगे तो उसकी डेफिनेशन है ऐसी जगह जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा है उस एरिया को हम मेट्रो एरिया मानते हैं फ्रेंड्स। ओके, मेट्रो एरिया जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा है उसे मेट्रो एरिया कहते हैं। तो हमें क्लियर हो जाता है कि
कि अगर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या परचेज ऑफ हाउस के लिए मेट्रो एरिया में अगर कोई लोन लिया था तो 35 लाख रुपए तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, बशर्ते कि घर की कीमत 45 लाख से ज़्यादा की ना हो। अगर मेट्रो एरिया नहीं है तो वहाँ 25 लाख रुपए तक का लोन, जो छोटे शहर हैं वहाँ 25 लाख रुपए तक का लोन जो है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, बशर्ते कि घर की कीमत, मैक्सिमम जो घर की कीमत हो वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मेट्रो एरिया में पॉपुलेशन 10 लाख या उससे एबव की पॉपुलेशन है तो उसे हम मेट्रो एरिया कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से समझ करके जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए पूछा बहुत जाता है। फिर से एक बार अगर हम रिवाइज करें फ्रेश से, देखिए अगर मेट्रो एरिया है तो 35 लाख रुपए तक का लोन जो है आपका पार्ट होता है, तो 35 लाख रुपए तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, बशर्ते कि घर की कीमत 45 लाख से ज़्यादा ना हो। और अगर अदर एरिया है तो 25 लाख रुपए तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, बशर्ते कि घर की कीमत 30 लाख से ज़्यादा ना हो, है ना। यही इतनी बात हमने यहाँ पर समझी हुई है। 35 और 10 45, 25 और 5 30, ऐसे समझ लीजिए। मेट्रो एरिया उसे कहेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा की होती है। अब अगला टॉपिक आता है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए कोई लोन लेता है घर बनवाने के लिए नहीं, घर को रिपेयर करवाने के लिए, तो वहाँ पर क्या कंडीशन है, मेट्रो एरिया है तो 10 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, और अदर एरिया है तो 6 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। क्लियर हो गई ये बात। अगर कोई घर रिपेयर करवाने के लिए ले रहा है तो मेट्रो एरिया में 10 लाख रुपए तक का लोन, उसका घर रिपेयर करवाना चाहते हो 10 लाख रुपए तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, और अदर एरिया है तो 6 लाख रुपए तक का लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि बैंक अपने खुद के एम्प्लॉय को अगर लोन देती है, मान लीजिए हाउसिंग लोन, मान लीजिए एक बैंक है जिसका 1 लाख एम्प्लॉय हैं, अब वो अपने 1 लाख एम्प्लॉय को मान लीजिए जो है लोन देता है, हाउसिंग लोन सबको दे दिया, तो क्या उससे उसका प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा हो जाएगा? नहीं पूरा होगा, क्योंकि अगर आप बैंक के खुद के एम्प्लॉय को जो लोन देते हैं, हाउसिंग लोन देते हैं, उसको प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई नहीं किया जाता है। क्लियर रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूजिंग है। कई बार आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए राम जो है एबीसी बैंक में काम करता है और एबीसी बैंक ने राम को जो है 60 लाख रुपए का लोन दे दिया है, तो क्या ये हाउसिंग लोन के, क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट हो सकता है? तो ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक अपने खुद के एम्प्लॉय को जो लोन देता है हाउसिंग लोन, वो उसका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद में अगला है, बैंक अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी को जो है लोन दे रहा है ड्वेलिंग यूनिट बनाने के लिए, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, बशर्ते कि जो कारपेट एरिया है उस यूनिट का, जो घर बना रहा है उसका जो कारपेट एरिया है वो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बैंक अगर चाहे तो गवर्नमेंट एजेंसीज को लोन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो घर भी बनवा दें लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट तभी मानेंगे जब घर का जो कारपेट एरिया वो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं होगा, तो उसे हम मानेंगे क्या, प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट मानते हैं उस लोन को। ठीक है। उसके बाद में बैंक जो है लोन देते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, ताकि वो लोगों को घर बनवा सके। जैसे एनएचबी होता है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक जो होता है, वो असिस्ट करता है कि आप बैंकों से लोन लेकर के जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इस तरीके से कई कंपनियां हैं जो हाउसिंग फाइनेंस ही करती हैं। ओके, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोन पर बारोवर जो होता है 20 लाख रुपए का अगर है तो फ्रेंड्स उसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाने के लिए अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लोन देते हैं तो पर बारोवर मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए की होनी चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लोन दिया, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर फर्दर लोन बांट रही है तो एक बारोवर को ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक का अगर वो लोन देती है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो आउटस्टैंडिंग पैसा पड़ा हुआ है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक के पास में प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल की वजह से, वो भी जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, हाउसिंग फाइनेंस में प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। तो हाउसिंग फाइनेंस में हमने बात समझ ली फ्रेंड। देखिए हाउसिंग फाइनेंस जो है, अगर किसी को घर बनवाना है या खरीदना है तो मेट्रो एरिया में 35 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है, बशर्ते कि घर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 45 लाख हो। अदर एरिया में मैक्सिमम लोन 25 लाख रुपए तक का जो है, 25 लाख रुपए तक का जो ज़्यादा से ज़्यादा लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, बशर्ते घर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अगेन जोर दे रहा हूँ आपके ऊपर क्योंकि कन्फ्यूज होते हैं इसलिए पूछा जाता है। मेट्रो एरिया किसे कहते हैं? जहाँ की आबादी, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख या उससे ज़्यादा हो, उसे हम मेट्रो एरिया कहते हैं। मेट्रो एरिया में अगर घर रिपेयर करने के लिए लोन दे रहे हैं, अगर रिपेयर करने के लिए मैंने 20 लाख रुपए का लोन दिया है किसी को, तो क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है? नहीं है। घर रिपेयर करने के लिए मेट्रो एरिया में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। अदर एरिया में मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का जो लोन होता है वो आपका
प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। हाउसिंग लोन अगर बैंक अपने खुद के एम्प्लॉय को देता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर के तहत नहीं आता है। हाउसिंग लोन अपने खुद के एम्प्लॉय को प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बैंक गवर्नमेंट एजेंसी को ड्वेलिंग यूनिट या छोटे छोटे घर बनवाने के लिए लोन दे सकता है, और वो प्रायोरिटी सेक्टर में तभी कवर होंगे जो वो कारपेट एरिया है उस घर का वो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का ना हो। उसके बाद में बैंक लोन देते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ताकि वो फर्दर लोन बांट सकें। तो ऐसे केस में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर बारोवर ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक का जो लोन देते हैं उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमने ये सारी बातें समझ ली। यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रेडिट भी हमने समझ लिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट में याद कीजिए पर बारोवर मैक्सिमम 40 करोड़ रुपए तक का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। एजुकेशन लोन में हमने देखा मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। हाउसिंग लोन में हमने कई सारी चीज़ें देखी, अगर जो है घर बनवाना है, खरीदना है, तो उस केस में 35 लाख रुपए तक का लोन, और घर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 45 लाख होनी चाहिए मेट्रो एरिया में, और 25 लाख रुपए तक का लोन और ज़्यादा से ज़्यादा घर की कीमत 30 लाख रुपए होनी चाहिए अदर एरिया में अगर नया घर है। ठीक है, और अगर आप रिपेयर रिनोवेट करवा रहे हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन जो है आपका मेट्रो एरिया में, और 6 लाख रुपए का एरिया लोन अदर एरिया में आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में हमने ये समझ लिया। उसके बाद में अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आपने लोन दिया हुआ है बैंक ने, तो पर बारोवर 20 लाख रुपए तक का जो लोन होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप है। देखिए इसमें अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या इतने में से ही पूछा जाएगा, ध्यान मेरी बात याद रखिए कि मतलब जो बैंक में प्रमोशन का एग्जाम होता है फ्रेंड्स ना, वो ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, उसमें मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछी जाती है। जैसे इसमें अब ये कंफ्यूज करने के लिए उनके पास क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत है, या एमएसएमई की डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा कि कौन सा एमएसएमई है, कौन सा एमएसएमई नहीं है। रिपेयर आप हाउस करवा रहे हैं, आप जो है मान लीजिए मेट्रो एरिया में, तो कितने रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे फ्रेंड, भरोसा रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।